अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने DSSB का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं और इस क्वेश्चन पेपर में हम आपके सामने डिटेल में सॉल्व करेंगे, हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अगर आप एक वीडियो हमारा पूरा देखते हैं तो आपको सिलेबस से जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं वो कवर हो सकती हैं। हम इस तरह के ही वीडियोस आपके सामने लाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन पेपर के ही बेस्ड पर आपकी तैयारी हो सके, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत न पड़े। आप एक क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो जान लीजिए। अगर आपका यहाँ पर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और रही बात कि आपके सामने जो ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये 2017 का है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है कि पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सेक्शन बी है और इसमें आपको इस तरह ही के पूछे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन करके, इसके मुताबिक आंसर आपको हम क्लियर करेंगे, बताते चलेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, लिखा है खुद पर बीते हुए या सामने गुजरे हुए या कानों से सुने हुए वाकयात या बातों को मुसन्निफ सिग़े मुतकल्लिम में खुद ही बयान करता है, उसको डॉट है कहते हैं। यहाँ पर कई बातें हैं, खुद पर बीते या फिर अब वो चीज बीतते हुए हम देख रहे हैं सामने या फिर सुन रहे हैं, ये तीन बातें हैं। या बातों को मुसन्निफ सिग़े मुतकल्लिम में खुद ही बयान करता है, ये सब तीनों ऑप्शन वाले, तो उसको कहते क्या है? ऑप्शन अब देखिए, ऑप्शन है कि उसको रिपोर्टाज कहते हैं या खाका कहते हैं या फिर अफसाना कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, तो देखिए चार ऑप्शन में समझ लीजिए। आपको हम बता दें कि जो रिपोर्टाज पहला ऑप्शन है ये सहाफती सिन्फ है, इतनी बात याद रखिएगा, सहाफती सिन्फ है ये। इसे सिर्फ उर्दू में अदबी सिन्फ के तौर पर बरता गया है। यही एक लैंग्वेज है जिसमें सिन्फ अदब इसको माना गया है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सिर्फ उर्दू में अदबी सिन्फ के तौर पर कौन सी चीज बरती गई है, याद रखिएगा। यानी ये जो लफ्ज है रिपोर्टाज, RE हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये लफ्ज क्या है? REPORTAGE, ये है रिपोर्टाज। ये लातीनी फ्रांसीसी जुबानों के खानदान से, असल में ये वर्ड क्या है? फ्रांसीसी जुबान का है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिपोर्ट, क्या बोलते हैं? रिपोर्ट, ये बोलते हैं और उसी के ये हम माना है। अलबत्ता उर्दू में रिपोर्टाज ऐसी इस्तिलाह बन गई है जिसमें तस्वीर कशी होती है। तो इसमें क्या होती है? तस्वीर कशी होती है। उसमें खुद मुसन्निफ की जात, उसलूब और मारूजी सदाकत मौजूद होती है। यानी अब ये देखिए कि मुसन्निफ की जात होती है उसमें, लेकिन अभी थोड़ी सी बात और है इस बात को समझने के लिए, क्या ये ऑप्शन यहाँ पर होगा या नहीं। तो देखिए अब ये चीज है कि रिपोर्टाज, अक्सर सफरनामे को भी रिपोर्टाज के जुमरे में रखा जाता है। जो सफरनामा होता है और सफरनामा वह सिग़े वाहिद मुतकल्लिम में लिखा जाता है, तो होता है मुसन्निफ चश्मे तखय्युल के जरिए ही रिपोर्टाज तख्लीक कर सकता है। किसके जरिए? चश्मे तखय्युल के जरिए से, यानी अपने विचार और ख्याल के जरिए से। दूसरा पॉइंट देखिए कि रिपोर्टाज सिर्फ चश्मे दीद वाकयात पर लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है? कानों से सुने हुए वाकयात। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है खारिज कर रहा है कि रिपोर्टाज नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट और है, रिपोर्टाज का ताल्लुक माजी और मुस्तकबिल के बजाय हाल से होता है। कहां से? हाल से होता है। यानी यहाँ पर देखिए गुजरे हुए, बीते हुए या सामने गुजरे हुए, यानी बीते हुए या फिर कभी भी हुआ हो उसको वो बयान करे। तो यहाँ पर हाल के बजाय माजी में जा रहे हैं, तो माजी से रिपोर्टाज का कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी पॉइंट इसको खारिज कर दिया। दो पॉइंट। अब एक पॉइंट और, उर्दू अदब की पहली बाकायदा रिपोर्टाज कृष्णचंद्र की पौधे है।
यहाँ पर भी यानी अलग से एक्स्ट्रा आपको बता दिया गया कि ये चीजें इससे रिलेटेड हैं। 3 बात याद रखनी है। पहली बात आप याद रखिएगा कि अक्सर सफरनामे को भी रुपुरताज के जुमरे में रखा जाता है। रुपुरताज फ्रांसीसी जुबान का एक लफ्ज है। एक बात और याद रखिएगा कि मुसन्निफ की जात, उसलूब और मारूजी सदाकत उसमें मौजूद होती है। और पहली बाकायदा रुपुरताज कृष्णचंद्र की पौधे ही है उर्दू में, और उर्दू में ये अदबी सिन्फ के तौर पर नुमायां हुई है। इसमें भी क्या करते हैं, तस्वीर कशी की जाती है। अब देखिए, यही तस्वीर कशी किसमें की जाती है, खाके में भी की जाती है। शख्सियत की ऐसी तस्वीर कशी की जाती है जिससे कि वो चीज आंखों के सामने फिर जाती है, हूबहू उसकी सूरत सामने आ जाती है। ऐसी तहरीरी तस्वीर कशी जिससे शख्सियत उभर कर सामने आ जाए। एक बात यहाँ पर और है खाके के सिलसिले में कि बेहतरीन खाका वही होगा जिसमें कई चीजें हो। एक नंबर पे क्या है, सवाने हो। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है कि आंखों देखे वाकयात हो। ये बात कही जा रही है खाके के लिए। कि तीसरा पॉइंट है कि उसमें क्या किया जाता है, शख्सियत के दिलचस्प पहलू। ये 3 पॉइंट यानी बेहतरीन खाका होने के लिए जरूरी है। और ये खाका जो लिखा जाता है ये वाहिद मुतकल्लिम या सिग़े मुतकल्लिम में ही लिखा जाता है, इसीलिए सिन्फ को देखा हुआ या सुना हुआ कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर कहा गया है देखा हुआ या सुना हुआ वाकयात पर मबनी हो, वो खाके के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ तो सही ऑप्शन क्या है, खाका है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि अफसाना। तो अफसाना के बारे में आप जानते हैं, ये अदब की नसरी सिन्फ है। ये एक छोटी कहानी होती है। कौन, अफसाना। इसका ताल्लुक जिंदगी के किसी एक जुज से या किसी एक पहलू से होता है। इसमें वहदत तासुर लाजमी है। अगर हम अदबी तनाजुर में अफसाने से मुरादो मकसूद लें तो मुख्तसर अफसाना है जो एक नशिस्त में पढ़ ली जाए। अफसाने की तरतीब में अज्जाए तरकीबी का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है और साथ ही वहदत तासुर को इसमें सबसे ज्यादा अहमियत होती है। इनमें से कोई तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ये भी हम हटाए, ये भी हटा दिए और बता दिए कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन। अब 102 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि कृष्णचंद्र का अफसाना अन्नदाता का मौजू ... है। क्या है ऑप्शन, देखिए गदर के वाकयात, ऑप्शन बी में है तकसीम हिंद, ऑप्शन सी में है कहते बंगाल, ऑप्शन डी में है फसादात। जो कृष्णचंद्र का अफसाना अन्नदाता है उसका मौजू क्या है। सबसे पहले तो देखिए कि इस पर कई फिल्में भी बन गई हैं। बहरहाल अन्नदाता कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना है जो बंगाल के मौजू पर लिखा गया है और ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कृष्णचंद्र ने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब देखिए तो पहला हिस्सा अन्नदाता का क्या है कि गैर मुल्की काउंसिल के मकतूबात इसमें शामिल हैं। अन्नदाता में कलकत्ता से अपने आला अफसर को उन्होंने इरसाल किए थे। कहां से, कलकत्ता से इरसाल कहाँ किया है, आला अफसर को। इसी तरह से दूसरी बात यानी दूसरे हिस्से में कहते बंगाल की तस्वीर कशी की गई, वहां के हालात जो कहत के सबब हैं उन चीजों को बयान किया है। तीसरा देहात पर कहत के असरात और उसके नतीजे में दुश्वारियां, परेशानियां और मसाइल को पेश किया है। ये 3 बातें हैं। गोया के 3 बाब है इसमें। पहला बाब है जिसमें वो आदमी जिसके जमीर में क्या है, कायनात है। दूसरे में है वो आदमी मुर्दा हो चुका है। तीसरे में है वो आदमी जो अभी जिंदा है। इन चीजों के बारे में यानी 3 बाब में 3 तरह के उन्वानात दे करके लिखे गए हैं। जी हकीकत पर मबनी अफसाना अन्नदाता है। उसका शुमार कृष्णचंद्र के अहम अफसानों में होता था। वो कहते बंगाल से रिलेटेड। उर्दू अफसाने के जर्री दौर से कृष्णचंद्र का ताल्लुक है। कृष्णचंद्र के बारे में
ये बातें याद रखनी है कि 23 नवंबर 1914 को भरतपुर में पैदा हुए, 1977 को मुंबई में उनकी वफात हुई। फिर जो ज़र्री दौर से उनका ताल्लुक है, उनके अफसानों के कई दौर रहे हैं। अब कहिए तो दौरे अव्वल में वो रोमानियत या रोमान पसंदी, दूसरे दौर में समाजी हकीकत पसंदी, इसी तरह से इश्तराकियत और इंसान की परेशानियां, फिल्मी दुनिया के मसाइल और जिंदगी की मुख्तलिफ कश्मकश उनके अफसानों का मौजू बनती रही हैं तीसरे दौर में। इसी तरह से उनका अफसानवी मजमुआ है हम वहशी हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है कि हम वहशी हैं जो उनका अफसानवी मजमुआ है, इसमें फसादात और तक़सीम हिंद पर अफसाने शामिल हैं। तो इस किताब को भी आप पढ़िए और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 इसमें पूछ रहा है अफसाना हिरोशिमा के बाद का तख्लीक़कार ... है, कौन है? ऑप्शन है कि कृष्णचंद्र है, अहमद नदीम कासमी है, गुलाम अहमद अब्बास या इस्मत चौगताई, कौन है? तो अब देखिए कि हिरोशिमा के बाद ये स्पष्ट है, आपको हम साफ बता दें कि नदीम अहमद कासमी इनके राइटर हैं। अब यहाँ से अब समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन पर आपको याद रखनी है। जैसे कि ऊपर आपने देखा कि समाजी हिरोशिमा आप ये जान रहे हैं कि अहम वाक़े से रिलेटेड है, यानी हिरोशिमा पर बम गिराकर जापानियों को शिकस्त देना दूसरी आलमगीर जंग का शदीद तरीन वाक़या था। उसी चीज को अहमद नदीम कासमी ने मौजू बना करके लिखा है और नदीम अहमद ने पूरी जंग के हवाले से पंजाब के देहात की जिंदगी पर असरात जो हुए हैं, मुरतब हुए हैं, उसको दिखाया है। उन्होंने नदीम के अफसाने अगर देखें तो उसका मौजू फसादात हैं जो तक़सीम हिंद के मौके पर रूनमा हुए। तो नदीम अहमद कासमी पाकिस्तान के जिला खुशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए हैं और उनकी वफात हुई है 2006 में। तो बहरहाल ये मुख्तसर से बातें थी उनके बारे में। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सआदत हसन मंटू पर किस मगरिबी मुसन्निफ का असर ज्यादा नजर आता है? सआदत हसन मंटू के बारे में आप जानते हैं कि वो पैदा हुए हैं 1912 को और 1955 में उनकी वफात हो गई। बहुत कम दिन तक आप जिंदा रहे हैं। उन्होंने अपना अदबी सफर तर्जमा से शुरू किया। उस सफर की इब्तिदा कहिए कि विक्टर हेगो, ऑस्कर वाइल्ड या मैक्सम गोर्की की तख्लीकात के तराजीम से किए। और यहाँ पर देखिए तो उन लोगों का नहीं है और आप बहुत ज्यादा मुतासिर रहे हैं चेखोव से, तो इनका है। और ये एक ऐसे अंग्रेजी राइटर हैं जिनसे बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं। इन्हीं से मुतासिर थे प्रेमचंद भी। तो इस तरह की ये चीजें याद रखेंगे, चेखोव से मुतासिर थे और इसके आगे भी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है? 105 नंबर। इनमें प्रेमचंद का अफसाना कौन सा है? आपको एक बात यहाँ पे हम बता दें कि आप देखेंगे DSSB ने आमतौर पे जो क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया है वो इस तरह से सेट किया है कि अगर जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी बातें अगर रही तो वो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया है, फिर उससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन में। इस तरह से देखेंगे कुछ न कुछ लिंकअप है ऊपर वाले से। प्रेमचंद का अफसाना पूछ लिया क्योंकि आप जानते हैं प्रेमचंद एक बड़े अफसाना निगार हैं। प्रेमचंद और सआदत हसन मंटू दोनों को एक अफसाना निगार के हैसियत से जानते हैं। दोनों ने अफसाने भी लिखे हैं और नॉवेल भी लिखे हैं। प्रेमचंद देहाती जिंदगी से बहुत ज्यादा नाला थे। देहाती जिंदगी में बहुत ज्यादा जुल्म और जबर को देखा था, इस वजह से देहात को मौजू बनाया और किसानों की हमदर्दियां, उनके गमो अलम को उन्होंने बांटा है। प्रेमचंद अब का अफसाना पूछ रहे हैं तो देखिए अफसाना पहला ए में है कैद खाना, बी में है आनंदी, सी में है शिकवा शिकायत और डी में है गरम कोट। तो इनमें से कौन सा है इनका? तो अब देखिए आपको बताएं कि प्रेमचंद पैदा हुए 1880 ईस्वी को और 1936 8 अक्टूबर को आपकी वफात हुई। कैद खाना ये बहुत अहम अफसाना है और ये अफसाना
अहमद अली का है। अब वो वही अहमद अली जो राइटर हैं अंगारे में उनकी जो कहानियां शामिल की गई। अंगारा बहुत मशहूर किताब है, आप अभी देखेंगे। इसी तरह से बी में है आनंदी, और ये आनंदी गुलाम अब्बास का अफसाना है। शिकवा शिकायत ये प्रेमचंद का अफसाना है जो वारदात में है शामिल अफसाना, और ये पहला ही अफसाना है वारदात का। इसी तरह से डी में है गरमकोट, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अब आपको यहाँ पर सवाल का जवाब मिल गया, आंसर मिल गया कि शिकवा शिकायत इसका सी है। अब इससे रिलेटेड जो किरदार हैं वो भी आप देख लीजिए। सवाल नंबर 106 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती, फन्नी और मुआशी नुक्ते नजर से डॉट 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 और डॉट डॉट के मुकल्लिद थे। यहाँ पर 3 नाम दिया गया है और 3 ऑप्शन है, आपको चूज कर लेना है कि अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती, फन्नी और मुआशी नुक्ते नजर से किसके मुकल्लिद थे। देखिए, सबसे पहले तो अंगारे के मुसन्निफीन नुक्ते नजर से जेम्स जॉइस और मुआशी नुक्ते नजर से कार्ल मार्क्स के मुकल्लिद थे। ये असल में जुमला ही है आले अहमद सुरूर का, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि ये कौल किसका है, तो आले अहमद सुरूर का ये जुमला है कि नफ्सियाती नुक्ते नजर से जेम्स जॉइस, इसको जेम्स जॉइस भी कहते हैं, इसी तरह से माशी नुक्ते नजर से कार्ल मार्क्स के। तो ये दोनों तो ऑप्शन ठीक हो गया। अब फ्राइड है, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी यहाँ से यहाँ तक जेम्स जॉइस नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्राइड। तो यानी सेगमेंट फ्राइड नफ्सियात के एक फिक्री या फिर आप कहिए कि मुफक्किर हैं, साइको एनालिसिस का बानी था। और जेम्स जॉइस आयरिश जुबान के मकबूल तरीन अदीब हैं, और कार्ल मार्क्स से तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है, उन्होंने एक अलग तरह से काम किया है। फ्राइड, जेम्स जॉइस और कार्ल मार्क्स ये अहम है। अब बात रहेगा कि अंगारे का है, अंगारे पर पाबंदी लगी थी, आपको ये मालूम नहीं थे। अंगारे में कुल 10 तहरीरें हैं, याद रखें। पूछे 5 अफसाने सज्जाद जहीर के हैं, कितने 5 अफसाने हैं सज्जाद जहीर के। इसी तरह एक अफसाना और एक ड्रामा रशीद जहाँ का है। इसके बाद हम 2 अफसाने अहमद अली के मौत के बारे में हम पहले बता दिए, 2 अफसाने होंगे, और एक अफसाना महमूदी जफर का है। इस तरह से उन लोग के अफसाने इस किताब में शामिल है, और इस किताब में एक ड्रामा भी शामिल है, तो कुल 10 तहरीरें इसमें शामिल है। ये किताब जदीद अफसाने के आगाज साबित हुई है, ये किताब अंगारे। तो ऐसा पूछा जाए कि जदीद अफसाने का नुक्ते आगाज किस किताब का करार दिया है, तो अंगारे। अब देखिए कि एक ही वीडियो है, बहुत सारी चीजों पर आपको बता रहे हैं, ताकि इन चीजों से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, साथ ही आप आंसर दें और आपकी तैयारी भी हो जाए। सवाल नंबर 107 है कि अफसानों का मजमुआ चोटें के तख्लीककार कौन है। तो अब अफसानवी मजमुआ है चोटें। तो देखिए टोटल के अफसानों का ये 3 मजमुआ है। ये 1945 में पर आया था। 1945 में अफसानवी मजमुआ चोटें किस तरह इसके तख्लीककार तो बताए हैं कि इसके तख्लीककार इसमें चौधरी है, और इसमें चौधरी बहुत बड़ी नॉवेल और अफसाना है। और ये बात किसके, सादत हसन मंटो के। फिक्री और फन्नी इर्तिका में कहिए कि संगे मील है ये अफसाना, यानी चोटें किनके, इस्मत चुगताई के। चलिए बहुत मुख्तसर से इसके बारे में और भी बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 108 देख लेते हैं कि किस अफसाना निगार ने तख़यील की रिफातों के बजाय जिंदगी की अर्जी पहलुओं और समाज की वाज़ेह करवटों को अपने अफसाने का मौजू बनाया। किस अफसाना निगार ने, सवाल समझ लीजिए, कि तख़यील की रिफातों के बजाय जिंदगी के अर्जी पहलुओं, यानी जो बेसिक चीजें हैं, जमीन से जुड़ी चीजें हैं, उनको और समाज
जो बदल रहा है, उथल पुथल है समाज में, उनसे रिलेटेड चीजों को अफसाने का मौजू बनाया। किसने बनाया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए कि प्रेमचंद है, सादत हसन मंटू है, इस्मत चुगताई है, अहमद नदीम कासमी। अब जानते हैं अहमद नदीम कासमी ने पंजाब की देहातों को और उसके समाज को मौजू बनाया, जबकि इस्मत चुगताई एक मुतवस्सित तबके से थे और फिर औरतों की जिंदगी को, जो घरेलू औरतें हैं उनकी नफ्सियात को इन्होंने मौजू बनाया है। जबकि सादत हसन मंटू ये जो समाज में एक तरह की बुराइयां थी जिसको लोग छुपाते थे, उन छोटी छोटी चीजों पर इन्होंने नुक्तासंजी की, उन चीजों को आश्कार किया, यानी इंसानी अक़दार, माशरती सच्चाई को इन्होंने सफाक हकीकत के निगार के तौर पर आप सामने आए, उन चीजों को पेश किया। इसी तरह से प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद के मौज़ूआत कहिए कि देहाती हैं। मौज़ूआती एतबार से प्रेमचंद के अफसाने 3 हिस्सों में मुनक़सिम होते हैं। किसका? एक तो दास्तानों का असर उस पर है, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं, इंसानी नफ्सियात का मुताला तबकाती जबर के हवाले से भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से आप देखें तो इन्होंने जो समाजी हकीकत से इन्होंने भी हकीकत निगारी को आश्कार किया और अर्जी पहलुओं पर इन्होंने बात की है। लेकिन सबसे ज्यादा करीब हैं प्रेमचंद। इन्होंने सबसे पहले समाज को आईना दिखाया, समाज की चीजों को, असल हकीकत को पेश किया, जबकि इन लोगों के यहाँ आते आते वही हकीकत निगारी एक मुजस्सम, एक तजसीम के रूप में सामने आ जाती है। हकीकत भी गोया कि चलती फिरती चीज नजर आने लगती। प्रेमचंद इसका सही ऑप्शन है। इसी तरह से सवाल नंबर 109 है कि मैं किसी को फिक्र शेर की इस्लाह नहीं दिया करता, लेकिन तुम्हारी निस्बत मेरा ख्याल है कि अगर तुम शेर न कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। मिर्जा गालिब ये ख्याल किसके मुतालिक इजहार किया? मिर्जा गालिब ने ये ख्याल किन के बारे में कहे हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, मिर्जा गालिब का बस कौल देकर के पूछ लिया है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में उन्होंने कहा है, जबकि वो उनके पास गए थे और फिर उन्हीं से अपने शेर व शायरी की इस्लाह भी ली है। अब 110 नंबर क्वेश्चन है कि नवाब मुस्तफा शेखपा के बच्चों के अतालिक कौन थे? ट्यूटर को अतालिक कहते हैं। कौन थे? ऑप्शन में है मिर्जा गालिब, डिप्टी नजीर अहमद, मौलाना हाली, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर कर दें कि 1857 के हंगामों में दिल्ली छोड़ना पड़ा था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को। पानीपत वापस आ गए थे, कई तरह की परेशानियां, माली दुश्वारियां हुई, उन चीजों में उन्होंने उनकी जिंदगी बसर हुई। फिर उनकी मुलाकात मुस्तफा खां शेफ्ता से हो गई। उन्होंने हाली को अपने साथ जहांगीराबाद आने की दावत दी या ले गए, उन्हें अपना मसाहिब बनाया और फिर अपने बच्चों का अतालिक मुकर्रर कर दिया। तो ये चीज याद रखें, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप आंसर कर पाएंगे। अब है सवाल नंबर 111, औरतों और बच्चों के मुतालिक लिखी मजालिसुन निसा के मुसन्निफ कौन है? मजालिसुन निसा के मुसन्निफ पूछ रहे हैं, उसके मुसन्निफ हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 111 का सही आंसर यानी लाहौर में हाली ने लड़कियों की तालीम के लिए, कहां पर? लाहौर में तालीम के लिए मजालिसुन निसा किस्सा के पैराए में किताब लिखी है, जिस पर वाइस राय नॉर्थ ब्रूक ने 400 रुपए का इनाम दिया था। पहली बार ये किताब 1874 ईस्वी में 2 हिस्सों में तसनीफ फरमाई, ये शाये हुई, पब्लिश हुई। बहरहाल अब क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 में है, पूछा जा रहा है कि जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है तो कहूंगा हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूं, ये कौल किस दानिश्वर का? एक कौल पूछा गया है तो ये सर सैयद अहमद खां का कौल है। उसके बाद सवाल नंबर 113 है, किस नक्काद ने हयात जावेद को सर सैयद की मुदल्लल मद्दाही कहा है? मुदल्लल मद्दाही अल्लामा शिबली ने कहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से अंसुर है, बुनियादी
एशियाई शायरी और आपको बना दिए। सवाल नंबर 115 है कि हिदायत का स्टेज और मकान का ताल्लुक किस स्वतंत्र से? आपको मालूम है कि स्टेज या वो है या नहीं है, अगर मकान ये बनाने का तो ये दोनों चीज ध्यान करके आपके लिए क्लियर कर दिया कि ऑप्शन ए करेक्ट है। मंजिल के जरूरत तकरीबन लगेगी जो अफसाने के लिए और अफसाने के अजजा में हम अलग से बात करेंगे कि कौन कौन से उसके अज्जा हैं। वही अज्जा हैं नॉवेल के, सिर्फ फलसफा हयात नॉवेल में अनारकली का सुरैया का क्या रिश्ता है? तो छोटी बहन का रिश्ता है। अनारकली का सुरैया से क्या रिश्ता है? अनारकली का रिश्ता पूछ लिया है तो अनारकली कौन है? बड़ी बहन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही पूछता कि सुरैया का अनारकली से क्या रिश्ता है तो छोटी बहन होता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि मुरीदपुर का पीर किसका इंशाइया है? मुरीदपुर का पीर पूछा है सवाल नंबर 117 का, तो ये किसका है? पैतरस बुखारी का है और जिसका नाम अहमद शाह पैतरस बुखारी है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 118 है, देख लीजिए। पूछ रहा है पैतरस के और वो की याद में रुपयों में खरीदी। इसको आपका पूरा सेंटेंस से ही देख लीजिए। सेंटेंस क्या है कि 46 रुपए तो कुछ ठीक रकम नहीं, 45 या 50 हो तो जब भी बात है, 50 तो हो नहीं सकते और अगर 45 ही देने हैं तो 40 क्यों ना दे दिए जाए। जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो रकमें कुछ ज्यादा माकूल मालूम होती है, बस तो ठीक है 40 रुपए दूंगा और 40 का सोच करके हो गया। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया कि 40 है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पूछ रहा है 119 में, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम ... उसके बाद 119 का सही जवाब आपको पता चल जाएगा। दूसरा देखिए रकम, यहाँ पर ... है झुका, जिसके सजदे को अव्वल रकम अव्वल कलम, किस मसनवी का आगाज इस शेर से होता है? बहुत एक तरह से डिफिकल्ट भी ये क्वेश्चन है कि इतना किसको याद रहता है, लेकिन पूछा असल में शुरुआत का है कि आगाज ही किससे होता है, तो आगाज बताना पड़ेगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले। एक ए में है गुलजार नसीम, बी में है ज़हरे इश्क, सी में है सहरुल बयान और डी में है निशाते उम्मीद। चारों मसनवी हैं और बहुत मशहूर मसनवी हैं। गुलजार नसीम के बारे में चंद बात आपको पहले बता दें कि गुलजार नसीम 1811 ईस्वी में पैदा हुए हैं। दयाशंकर नसीम उन्हीं की ये मसनवी है। ये नसीम की वो मसनवी है जावेद अता कर दी है, उन्होंने उसको अब तक जिंदा रखा हुआ है। उसे लखनऊ के दबिस्तानी शायरी की पहली तवील नज्म का शरफ हासिल है। कौन से है? पहली तवील अगर मसनवी पूछा जाएगा लखनऊ का तो वो गुलजार नसीम है और ये इश्किया मसनवी है। किस्सा गुले बकाउली के नाम से मशहूर है और इसको मुरत्तब रशीद हसन खान ने किया है। एक चीज और कि किस्सा गुले बकाउली की अहमियत को पहली बार गिलक्रिस्ट ने महसूस किया था और उसकी फरमाइश पर मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने फारसी किस्से का उर्दू नस्र में कब 1803 ईस्वी में तर्जमा किया मजहब इश्क के नाम से। फिर 1844 ईस्वी में नसीम ने नज्म किया है गुलजार नसीम के नाम से। खास बात इख्तिसार इस मसनवी का खास वस्फ है। ठीक है, कई चीजें हम बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। और फिर आपको बता दें पॉइंट यहाँ पर ये भी कि इज्जतुल्लाह बंगाली ने किस्सा गुले बकाउली अपने महबूब के लिए लिखा था, लेकिन जो उन्होंने लिखने से पहले वो अपने महबूब को उन्होंने सुना भी दिया था। गोया कि इस किस्से की खुसूसियत क्या हो गई कि पहले इसको सुनाया गया, इसीलिए इसमें जो किस्से की एक जान होती है वो इसमें पाई जाती है। असल किस्सा फारसी नस्र में था और जैसा कि हम ऊपर बताए कि गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू नस्र में तर्जमा
करके तारीखी नाम उसका रखा है मजहब इश्क। तो आप ये भी याद रखिएगा कि किस्सा गुले बकावली का उर्दू में मुंशी निहाल चंद ने तारीखी नाम क्या रखा है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, मजहब इश्क रखा है। फिर नसीम ने 1838-39 में इसे उर्दू में नज्म किया, जो 1844 ईस्वी में शाये हुई है, और शाये होकर उनको गोया के मशहूर कर दिया है, उसके नाम को जिंदा रखा, हयात जावेद उन्हें अता कर दी। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि गुलजार नसीम बहुत अहम मसनवी है। अब दूसरा है ज़हरे इश्क। तो देखिए ज़हरे इश्क ये मुख्तसर इश्किया मसनवी है, ये भी शौक की मारकतुल आरा तसनीफ है। ये 1855 से 1862 के दरमियान लिखी गई है। मिर्जा की 3 मसनवी बितरतीब हैं। ये फरेबे इश्क जो 1846 में, बहारे इश्क जो 1847 में, और एक बात याद रखिए कि बहारे इश्क में 842 अशार हैं और उसके बाद ज़हरे इश्क है। ज़हरे इश्क उन्होंने डेट बताया कि इस डेट से इस डेट के दरमियान लिखी गई है। इसमें लोग तहकीक कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों ने 4 मसनवियां गई उनकी, लेकिन सही है कि उनकी 3 मसनवियां हैं जिसमें ज़हरे इश्क भी है। और ज़हरे इश्क के लिखने वाले कौन हैं? नवाब मिर्जा तसद्दुक हुसैन खां शौक लखनवी, जो शौक के नाम से मशहूर हैं और वो तखल्लुस करते थे शौक। तो ऑप्शन बी जो है आपको बताया, अभी दोनों में हमने किसी को क्लियर नहीं किया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी में है सहरुल बयान। सहरुल बयान तो बहुत मशहूर है, जो 1782 ईस्वी में उन्होंने लिख लिया था। इसे 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये किया। इस पर मीर शेर अली अफसोस ने मुफीद मुकद्दमा लिखा और उसी में उन्होंने बताया था कि इस्म ब मुसम्मा बनाया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जुमला किसके लिए किसने कहा है। मीर शेर अली अफसोस ने सहरुल बयान के लिए कहा है कि इस्म ब मुसम्मा है। अब उसके बाद चौथा ऑप्शन है, डी है निशाते उम्मीद। और निशाते उम्मीद क्या है? हाली ने नए तर्ज के मुशायरे यानी मुनाज़मे के लिए जो उस वक्त नज्म की जाती थी की दूसरी नशिस्त के लिए इन्होंने निशाते उम्मीद जैसी मसनवी तहरीर की थी। ये नज्म आपने लिखा है। तो इस तरह से ये सब चारों का चारों हमने बताया कि किस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहरुल बयान। सहरुल बयान ही में उन्होंने इस चीज को पेश किया है। यानी ये जो आपने शेर अभी सुना है, ये शेर क्या करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, जिसके सजदे को अव्वल कलम झुका, जिसके सजदे को अव्वल कलम। ये जो आप शेर पढ़ रहे हैं ये शेर सहरुल बयान का है। अब एक चीज और बता दें कि इसके लिखने वाले लोग दयाशंकर नसीम जो 1811 ईस्वी में पैदा हुए हैं और 44 साल के बाद उनकी वफात हो गई है। इसी तरह से नवाब मिर्जा शौक लखनवी हैं जो 1783 के आसपास पैदा हुए हैं और 1871 30 जून को वफात हो गई है। ज़हरे इश्क के राइटर हैं। सहरुल बयान के राइटर मीर हसन हैं जो 1736 ईस्वी में पैदा हुए, वफात उनकी 1786 ईस्वी में हुई है। इसी तरह से निशाते उम्मीद के राइटर हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, जिनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई है और 1914 ईस्वी में वफात हो गई है। अब उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि पूछ रहा है कि गालिब और हाली के ताल्लुकात के दरमियानी कड़ी कौन थे। तो इसकी दरमियानी कड़ी मुस्तफा खां शेफ्ता थे, उन्होंने ही उन्हें मिलवाया था। जो इसके अलावा है ये सब बिल्कुल भी नहीं है। सादुल्ला गुलशन का जब भी नाम आए तो आप वली को याद कर लीजिएगा कि वली से उनके रिलेटेड हैं और उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 121 है, हाली ने बरखारुत निशाते उम्मीद मसनवियां किस शहर के मुशायरे में पढ़ी थी। अभी हमने बताया कि दूसरे मुनाज़मे हुआ करते थे और वो मुनाज़मे किसके तहत हो रहे थे? अंजुमन पंजाब के तहत। और अंजुमन पंजाब का क़याम कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
تو اس طرح سے جو بھی ریلیٹڈ کوشچنس ہیں اس کا جواب اس طرح سے آپ یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 122 ہے کہ ذیل کے القاب میں غالب کا لقب نہیں ہے، کون سا غالب کا لقب نہیں ہے؟ دبیر الملک، یاد کر لیجئے غالب کا لقب، دبیر الملک، نجم الدولہ، دبیر الملک، بہادر نظام جنگ، یہ مرزا غالب کے لقب ہیں۔ اس طرح سے اس کی ترتیب اے میں آتی ہے، اس کے بعد دبیر الملک، اس کے بعد بہادر نظام جنگ، شمس العلماء ان کے القاب اور لقب نہیں ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 123، پوچھ رہا ہے کہ مردم دیدہ اور گنج ہائے گراں مایا کا کس صنف سے تعلق ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایک طرح سے کوشچن ہے، یاد رکھے گنج ہائے گراں مایا 1976 عیسوی میں یہ لکھا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 اور بعض لوگ کہتے ہیں 94 میں ہوئی ہے، جبکہ وفات ان کی 1977 عیسوی میں ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب اور ہے مردم دیدہ، اس کے لکھنے والے چراغ حسن حسرت کاشمیری، جو 1904 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1955 میں ان کی وفات ہوئی۔ 40-41 سال کی عمر میں چراغ حسن حسرت کی وفات ہو گئی، اور یہ انہوں نے 1939 عیسوی میں اس نام سے کی ہے، اور اس کا سوال نمبر 123 کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی خاکے۔ کوشچن نمبر 124 پوچھ رہا ہے کہ اردو شاعری میں نئے موضوع، نیا انداز، نئے شعور، نئے اسلوب کی نظموں کی بنیاد ڈالنے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ کس کی؟ اردو شاعری میں نئے موضوع، نیا انداز، نئے شعور، نئے اسلوب کی نظموں کی بنیاد ڈالنے میں کس کا رول بہت زیادہ رہا ہے؟ تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ انجمن پنجاب سے جو ہے جدید نظموں کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہاں اسی کے بارے میں پوچھ لیا ہے، نئے موضوع وغیرہ پوچھا ہے، تو یہ جدید شاعری، جدید نظموں کی بات ہو رہی ہے۔ حالی اور آزاد کا نام ہے اس میں، جبکہ کلاسیکی دور سے تعلق ہے غالب مومن کا، اس میں غالب اور ذوق ہے۔ اسی طرح سے حالی اور سر سید ہے، تو سر سید نظم نگار کی حیثیت سے مشہور بھی نہیں ہے، حالی ہے صرف، تو آپشن اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا، 124 کا صحیح آنسر ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 125 کے ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مطابق جدید اردو شاعری کی مثلث ہیں۔ جدید اردو شاعری کی مثلث، آسانی سے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ جدید اردو شاعری کے مثلث پوچھ رہا ہے، تو اب یہاں پر آپ کو بتا دیں غالب، ذوق، یہ دونوں کیا ہیں؟ کلاسیکی یا قدیم دور کے شاعر ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر غالب آ گیا ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں جدید دور سے ہیں، تو یہاں پر جو غالب آ گیا تو آپشن اے ختم، بی ختم، ڈی ختم، تو آپشن سی بچا، اور سی بالکل کریکٹ ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر عبادت بریلوی کے مطابق جدید شاعری کے مثلث اقبال، چکبست اور جوش ہیں۔ 126 نمبر کوشچن ہے، رومان و حقیقت کا متوازن اور حسین امتزاج کس شاعر کا امتیاز ہے؟ آپشن میں ہے کہ معین احسن جذبی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، مجاز لکھنوی، تو یہ بہت مشہور ہے مجاز لکھنوی۔ رومان و حقیقت کا متوازن اور حسین امتزاج کی شاعری کا ان کے شاعری کا امتیاز ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک چیز اور بتا دیں کہ 1912 میں معین احسن جذبی پیدا ہوئے، 2005 میں ان کی وفات ہوئی ہے، جبکہ فیض کے یہ ہمعصر ہیں، ترقی پسند شاعر بھی ہیں، سماجی اور انقلابی شعور کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مجاز 1911 میں پیدا ہوئے، 1955 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ رومان اور انقلابی نظموں کے لیے مجاز لکھنوی مشہور ہیں۔ اس طرح سے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے پنجاب سے ریلیٹڈ ہی شاعری کی ہے اور انقلابی شاعر ہیں، ترقی پسند تحریک سے ان کا بھی تعلق ہے، گویا کہ چاروں ترقی پسند شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 127 کہ شاعر کی غزلوں میں حزنیہ اور المیہ کا واضح فلسفہ موجود ہے، کس شاعر کی غزلوں میں؟ یہاں پر سوال نمبر 127 کا پوچھا ہے، تو اب حزنیہ کی اگر بات آئی، حزنیہ اور المیہ، تو یہ فانی کے شعر میں ہیں، آپشن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا، اسی لیے ان کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 128 ہے کہ میر انیس کے بعد کس کو الفاظ کا ماہر و بادشاہ مانا جاتا ہے؟ میر انیس کے بعد
किस को अल्फाज का माहिर बादशाह माना जाता है? जोश को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इनके बारे में ये बात कही जाती है कि इनके सामने अल्फाज ही हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हमें मेरा इंतखाब करो, मेरा इंतखाब करो। सवाल नंबर 129 है कि किस तहरीक के जेरे असर कौमी और इस्लाही शायरी का आगाज होता है? किस तहरीक के असर कौमी और इस्लाही शायरी का आगाज होता है? तरक्की पसंद तहरीक के जेरे असर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 130 देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है कि किस शायर ने अपनी शायरी के जरिए खुदी का तस्वुर दिया है? ये खुदी एक फलसफा है और ये फलसफा पेश करने वाले अल्लामा इकबाल हैं। तो अल्लामा इकबाल ने खुदी का तस्वुर दिया है अपनी शायरी के जरिए से। सवाल नंबर 131 है मुसद्दस हाली में डॉट डॉट से लेकर है तक की जिंदगी के सारे मद्दो जज़र को समो दिया गया है। तो दोनों डॉट डॉट को भरना है। ऑप्शन देख लीजिए, ज़माने जाहिलियत से लेकर गदर तक। ऑप्शन बी में है कि ज़माने जाहिलियत से लेकर खिलाफत राशिदा तक। ऑप्शन सी में तुलुए इस्लाम से लेकर हिजरत तक। ऑप्शन डी में है ज़माने जाहिलियत से लेकर हाली के दौर तक। तो ऑप्शन डी में ये पूछा गया है। तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें गौर कर सकते हैं, बहुत अहम है कि हाली ने सर सैयद की तहरीक पर 1879 में मुसद्दस लिखी। मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई है। ये हाली का उर्दू शायरी में आला तरीन कारनामा है। तवील नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम, उमूमन उसका पहला हिस्सा मद्दो जज़र इस्लाम के उन्वान से 294 बंद उसमें शामिल है, जबकि दूसरा हिस्सा उन्होंने लिखा 1885 में और जमीमा के उन्वान से शाये हुआ है। इसमें 162 बंद हैं और कुल अगर देखिए तो 456 बंदों पर मुश्तमिल ये मुसद्दस है। इसमें आपने शुरू किया है कहाँ से? तो इसमें अय्याम जाहिलियत के अरबों की जिंदगी का जो खातिमा है उससे शुरू करके अपने दौर तक पूछा है, शुरू किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ज़माने जाहिलियत से लेकर हाली के दौर तक की जो वाकयात हैं, जिस तरह की चीजें सामने आई हैं वो उन्होंने पेश कर दी हैं। नज्म की इब्तिदा बुकरात के सवाल से ही होती है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 132 देखते हैं। गजल में जदीद रुझान की सिर्फ पहला कदम किसने उठाया? जदीद गजल में रुझानात की तरफ, यहाँ सिर्फ लिख दिया है, तरफ है। पहला कदम किसने उठाया है? तो पहला कदम उठाने वाले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ही हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 132 का सही जवाब है। सवाल नंबर 133 है। झैल में कौन सा शायर रंगो उसलूब के एतबार से दिगर शुअरा से अलग है? रंगो उसलूब के एतबार से तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने मज़ाहिया लिखा है, अकबर इलाहाबादी ने। इनका रंगो उसलूब सबसे जुदा गाना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 134 है। आर्ट में तमाम चीजों को खुल्लम खुल्ला और तफसील से बयान करने के बजाय ये कहीं ज्यादा बेहतर है कि ईमायत से काम लिया जाए, ये किस मगरबी नक्काद का कौल है? तो आप इसका जरूर आंसर कमेंट करके बताइए। मगरबी नक्काद के बारे में पूछ लिया है। आपको हम बता दें कि ये कौल जो है गोएटे का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 135। पूछ रहा है कि वो कौन सी सिन्फ़े सुखन है जिसमें काफिये का इल्तिजाम जरूरी नहीं है? काफिये का इल्तिजाम पूछा है, किसमें जरूरी नहीं है? तो आपको ये बताएं कि गजल में काफिया जरूरी है जबकि रलीफ जरूरी नहीं है, और रुबाई में तो काफिया ही होती हैं और एक मिसरे में नहीं। तो इस तरह से आप गौर कीजिए। तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा कि काफिये का इल्तिजाम जरूरी नहीं पूछा। मसनवी में भी काफिये का इल्तिजाम है। ऑप्शन ए बच रहा आजाद नज्म में। आजाद नज्म की तारीफ ही हम वही करते हैं जिसमें मिसरे जो है बराबर न हो और फिर इन छोटे बड़े मिसरे हों, और इसी तरह से जिसमें काफिये का इल्तिजाम न किया जाए, जरूरी न हो, वो आजाद नज्म है। सवाल नंबर 136 है कि झैल में किस शायर की शायरी में सबसे ज्यादा इहाम पाया जाता है? इहाम सबसे ज्यादा पाया जाता है किस शायर की शायरी में?
तो सवाल नंबर 136 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तसद्दुक हुसैन खालिद। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 137 है, फैज मक्की की नज्म सियासी लीडर के नाम किस सिन्फ में तख्लीक की गई है? सियासी लीडर के नाम किसकी नज्म है? फैज की नज्म है। किस सिन्फ में ये तख्लीक की गई? क्या मसनवी या नज्म मुअर्रा या फिर आजाद नज्म या कसीदा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आजाद नज्म की हैत में, आजाद नज्म के सिन्फ में ये नज्म तहरीर की गई है, नज्म तख्लीक की गई है। सवाल नंबर 138 है, उर्दू में आजाद नज्म का बानी किसको कहा जाता है? उर्दू में आजाद नज्म का बानी सवाल नंबर 138 का सही आंसर हो जाएगा तसद्दुक हुसैन खालिद, ये जो है आजाद नज्म के बानी हैं। सवाल नंबर 139 है कि अंजुमन पंजाब के मुशायरे उनकी ईमा पर शुरू किए गए। किन की ईमा पर अंजुमन पंजाब के मुशायरे शुरू किए गए हैं? कर्नल हॉलराइट के मशवरे पर, उनके ईमा पर। सवाल नंबर 139 का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि सर सैयद अहमद खां के रफीक होने के बावजूद किसने उन पर तनकीद की है? यानी उनके साथ उन्होंने काम किया है, उसके बाद भी उस पर तनकीद की है। वो हैं अल्लामा शिबली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है 140 का। वो उनके रफीक होने के बावजूद उनके साथ में उन्होंने काम किया है, तब भी उन पर क्या किया है? तनकीद की है। सवाल नंबर 141 है क्वेश्चन के शायरी में कमाल हासिल करने के लिए हाली ने किसको मुकद्दम करार दिया है? कमाल हासिल करने के लिए शायरी में, और ये ऑप्शन, ये चीज याद रखिएगा पॉइंट, शायरी में कमाल अगर हासिल करना हो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसका हम आंसर बता दें कि ऑप्शन सी, ख्याल यानी तखयील। तो अब देखिए कि मुकद्दम क्या है उसके यहाँ, तखयील एक नंबर पर है, और दूसरी चीज है मुताले कायनात है, तीसरी चीज तफहुस अल्फाज। यानी इसी तरह से ये याद रखना है कि तफहुस अल्फाज का मतलब है अल्फाज पर कुदरत, अल्फाज की छान फटक, ये उसके यहाँ कमाल, शायरी में कमाल हासिल करने के लिए जरूरी है और मुकद्दम है। ऑप्शन ए इसका, सी इसका करेक्ट है। जबकि सवाल नंबर 142 है, हाली डॉट डॉट के लिए वजन जरूरी समझते हैं, किसके लिए और किसके लिए नहीं समझते हैं? तो अब इसका 142 का सही जवाब है ऑप्शन बी, नज्म और शेर। यानी हाली नज्म के लिए वजन जरूरी समझते हैं, शेर के लिए वजन नहीं। 142 का सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो उसके लिए अबुल कलाम की नस्र या इकबाल की नज्म मुंतखब की जाती, ये किस नक्काद का कौल है? तो ये सज्जाद अंसारी ने कहा था कि अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो अबुल कलाम की नस्र या इकबाल की नज्म मुंतखब की जाती, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 144 है, अल हिलाल का पहला शुमारा कब शाये हुआ है? अल हिलाल के एडिटर अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद बड़े मशहूर सहाफी रहे हैं, सियासतदान रहे हैं, और वो बहुत बड़े अदीब भी थे। उर्दू जुबान का रिसाला कलकत्ता से उन्होंने शाये किया और पहला शुमारा 13 जुलाई 1912 को सामने आया या मंजर आम पर आया। ये बरतानवी राज पर तनकीद का जरिया बनी हुई थी। ये अखबार उस पर उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखते थे। आपको मैंने बताया कि 13 जुलाई 1912 ईस्वी, तो यहाँ पर देख लीजिए दो ऑप्शन में है 1912, लेकिन यहाँ पर है एक में अप्रैल, एक में है जून। तो अप्रैल के बाद मई है, उसके बाद है जून। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तो उसे जून के बाद जुलाई होता है, तो जून यहाँ पर दे दिया है। ऑप्शन बी तो करेक्ट है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है महीना देने की वजह से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फिर भी आप मान सकते हैं। आप याद रखिएगा 13 जुलाई 1912। या उसके बाद है सवाल नंबर 145, गुबारे खातिर के खतूत किन से मंसूब करके लिखे गए हैं? यानी किन को वो लिखना चाह रहे तो उनका मकतूब इले कौन है? तो इसका ऑप्शन है मेहदी इफादी या नवाब सदर यार जंग, जिसका नाम है हबीबुर रहमान खान शेरवानी।
खुर्शीदुल इस्लाम गुलाम रसूल महर। तो अब याद रखिए कि उसमें जो आपने मुखातब किया सदीक मुकर्रम और गुबार खातिर में 24 खतूत हैं और सारे के सारे खतूत कले अहमद नगर से नवाब सदर यार जंग को लिखे गए, जो एक भी उनको नहीं पहुंचे। और ये खत बगैर मकतूब इले को मिले हुए डायरेक्ट लोगों तक पहुंचे हैं और ये पब्लिश किए गए हैं, क्योंकि इजाजत ही नहीं थी, मवासलात के सारे दरवाजे बंद थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 146 है, वो कौन सा अदीब है जिसने तर्क मवालात तहरीक से मुतासिर होकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि तर्क मवालात क्या है। 1920 ईस्वी में गांधी जी और आजाद ने गैर मुल्की माल का बाइकाट किया। ये तो आप जानते हैं, कब बाइकाट किया था? 1920 ईस्वी में बाइकाट किया था। उसके बाद कहिए उसी चीज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉन कॉपरेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं तर्क मवालात। बाइकाट करने के बाद ये तजवीज पेश की नॉन कॉपरेशन की, तर्क मवालात की। इस तहरीक को तहरीक अदम ताउन भी कहा जाता है। और उसी दौर में प्रेमचंद एक जॉब कर रहे थे जो क्या थे? शिक्षक के रूप में, टीचर थे, और उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर आप भी आजादी की जुहद में उनकी लड़ाई में शरीक हो गए। तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। उसके बाद है सवाल नंबर 147 कि आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी आप बीती है? आप बीती है आशुफ्ता बयानी। ये आप बीती रशीद अहमद सिद्दीकी की है। तो अब रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आपको खास बात बता दें कि जो किताब उन्होंने लिखी है और खुद नविश्त के नाम से आशुफ्ता बयानी मेरी, ये 1958 ईस्वी में शायद हुई है। कब? 1958 ईस्वी में। और पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल प्रेस से शायद हुई। इसमें अलीगढ़ की तहजीबी रिवायत की अक्कासी भी बड़ी खूबसूरती से पेश की गई है और इसीलिए कहा जाता है आपने अपनी बेशतर तहरीरों का महवर अलीगढ़ को ही बनाया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 148, चिराग तले, खाकम बदहन और जरगुज़श्त किसकी तसानीफ हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखे हैं। याद रखिएगा तीनों किताब और तीनों आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 149 है, जब डॉट डॉट ने दक्कन की अदबी रिवायत को फारसी रिवायत के कालब में ढाला तो एक रोशनी पैदा हुई कि शिमाल के अहले कमाल भी फारसी छोड़कर उर्दू की तरफ लपके। जब, तो यहाँ देखिए आसान है इसका आंसर, जब वली दक्कनी ने दक्कन की अदबी रिवायत को फारसी रिवायत के कालब में ढाला तो एक रोशनी पैदा हुई कि शमाल के अहले कमाल भी फारसी छोड़कर उर्दू की तरफ लपके। है सवाल नंबर 150 के दिल्ली दौरे के बाद वली की गजल में डॉट डॉट के इस्तेमाल की वजह से नुमाया तब्दीलियां नजर आई उर्दू। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 151 के बकौल मोहम्मद हुसैन आजाद उर्दू इहाम गोई पर ज्यादातर डॉट डॉट का असर हुआ। किसका? हिंदी या फारसी? उर्दू इहाम गोई पर सबसे ज्यादा असर फारसी शायरी का ज्यादातर असर हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 152 है, इनमें कौन सा शायर इहाम गोई तहरीक से वाबस्ता नहीं है? तो इनमें देख लीजिए कि इहाम गोई से मिर्जा मजहर जाने जाना नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 152 का सही जवाब है ये। 53 देखते हैं, इसमें लिखा है कि इहाम गोई का बानी किसको करार दिया जाता है? तो इहाम गोई का बानी करार दिया जाता है शाह मुबारक आबरू को, जबकि तीनों का रिलेटेड यानी चारों जो ऑप्शन में हातिम, मजमून, शाकिर नाजी, ये सब जो है इहाम गोई से ताल्लुक है, लेकिन शाह हातिम बाद में इहाम गोई उन्होंने तर्क कर दी थी। सवाल नंबर 154 है कि बागो बहार और फसाने अजाइब के उसलूब किन शहरों की तहजीबी नुमाइंदगी करती हैं? तो बागो बहार और फसाने अजाइब के उसलूब ये नुमाइंदगी करती हैं, जिसको जो है एक तो नुमाइंदगी कर रही हैं दिल्ली की जो बागो बहार है,
तो आप ऑप्शन देख लीजिए कि दो ऑप्शन में है, एक में है दहली, दूसरे में भी दहली, यानी सी और बी में है। फसाने अजाइब जो कानपुर में लिखा है तो लखनवी तहजीब की नुमाइंदगी कर रही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 155 है कि लॉर्ड्स विली की कोशिशों से कौन से कॉलेज का क़याम अमल में आया है? लॉर्ड्स वेल्जली की कोशिशों से दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया, या ओरिएंटल कॉलेज का, या अलीगढ़ कॉलेज का, या फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया है? सवाल नंबर 155 का सही जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क़याम का ऐलान किया गया था और ये कंपनी के आला हुकाम से मंजूरी लॉर्ड्स वेल्जली ने ही ली थी। फोर्ट विलियम कॉलेज इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 156 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू मुहक्किकीन के मुताबिक मरसिए की इब्तिदा ... शहर से हुई है, वो दक्कन से हुई है। इसकी इब्तिदा अशरफ बयाबानी की नज्म से जो माना जाता है और मुत्तफका फैसला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 157 है कि दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया है? दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1825 ईस्वी में अमल में आया है। 157 का सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 158 के किस कॉलेज के जरिए नौ आमूज अंग्रेजों की मजहबी व अखलाकी तरबियत का इंतजाम किया गया है? मजहबी व अखलाकी नौ आमूज, तो वो दिल्ली कॉलेज के जरिए से इंतजाम किया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 159 है कि मरसिए में तर्जे नौ, यहाँ नबी हो गया का सहरा ... के बांधा जाता है, अनीस के सर बांधा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 160 है कि दिल्ली कॉलेज में शोबे फारसी के सदर कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब आप देख लीजिए सवाल नंबर 160 को और इसको याद रखिए। सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर रामचंद्र। तो मास्टर रामचंद्र ये पैदा हुए हैं 1821 को और 1880 में इनकी वफात हुई। ये हिंदुस्तान के रियाजीदां हैं, दिल्ली कॉलेज में साइंस के उस्ताद थे और 1845 में इन्होंने फवाइदुन नाज़रीन अखबार और 1847 में मुहिब्बे हिंद अदबी व इल्मी रसाला यानी माहनामा जारी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फवाइदुन नाज़रीन किनका अखबार है, मुहिब्बे हिंद रसाले के बानी कौन है, उसके निकालने वाले कौन है? तो ये दोनों बता दिया कि हमने कि 1845 में फवाइदुन नाज़रीन अखबार उन्होंने जारी किया था, जबकि 1847 में मुहिब्बे हिंद माहनामा जारी किया। तो वो साइंसदान थे लेकिन पढ़ाते साइंस थे दिल्ली कॉलेज में। मौलवी ममलूक अली हैं जो पैदा हुए 1789 को और 1891 में उनकी वफात हुई है। इस्लामियात के मौलवी ममलूक अली क्या है? माहिर थे। उसके बाद है ऑप्शन 3 में इमाम बख्श सहबाई। तो सहबाई जो है ये 1803 में पैदा हुए हैं और इनकी वफात 1857 ईस्वी को हुई है। इनको मुअम्माई भी कहा जाता है सहबाई को, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा मुअम्माती बातें करते थे, मुअम्मा वाली गुफ्तगू करते थे। और एक बात यहाँ पर याद रखिए कि आसारुस सनादीद की तरतीब में सर सैयद ने इमाम बख्श सहबाई ही से मदद ली है। फारसी के कादिरुल कलाम शायर थे। सदरुद्दीन आजुर्दा के ईमा पर दिल्ली कॉलेज में फारसी जुबान के आप उस्ताद मुकर्रर हुए थे। अब ये ऑप्शन तो आप रखिए पेंडिंग में भी। उसके बाद ऑप्शन बी में है प्यारे लाल। तो प्यारे लाल जो जिनका तखल्लुस आशूब है, ये पैदा हुए हैं 1838 ईस्वी को। एक बात याद रखिए कि लाला श्री राम जो मुसन्निफ है खुम खाने जावेद के, उन्हीं के ये कौन है? अम्मे नामदार हैं, उनके चचा जान हैं। तो बहरहाल ये इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि दिल्ली कॉलेज से दो लोगों का ताल्लुक है। तो इमाम बख्श सहबाई फारसी के सदर थे, शोबे फारसी के सदर बने थे। सवाल नंबर 161 है कि सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में किसकी बुनियाद डाली?
साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में डाली थी और साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद 1863 ईस्वी में गाजीपुर में आपने डाली है। सवाल नंबर 162 है कि डॉट डॉट में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया है। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब 1825 ईस्वी में अमल में आया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद सवाल नंबर 163 है गदर के बाद अदबी और इल्मी सरगर्मियों के एतबार से डॉट डॉट से दिल्ली बड़ा मरकज था। किससे एतबार से 163 का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ के एतबार से लखनऊ दिल्ली से भी बड़ा मरकज था। सवाल नंबर 164 है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बतौर सेक्रेटरी किस इदारे में खिदमत अंजाम दी हैं। तो अंजुमन पंजाब में बतौर सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दी हैं। सवाल नंबर 165 है कि मादियत थैलियत और तरक्की किस तहरीक के फिक्री बुनियादें हैं। तो तरक्की पसंद की फिक्री बुनियादें हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 166 है कि सर सैयद के आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारत का तज़किरा है। ये इसमें जो है दिल्ली की इमारतों का तज़किरा है। ये किताब 2 जिल्दों में तहरीर की है। सवाल नंबर 167 है कि एक ख्याल के मुताबिक हाली ने डॉट डॉट के जरिए डॉट डॉट के बुनियादी उसूलों की तशरीह और तफसीर की है। हाली ने किस किताब में, देख लीजिए ऑप्शन कि मुकदमा के जरिए अलीगढ़ तहरीक की, बिल्कुल भी नहीं। शायरी के जरिए शायरी के, बिल्कुल सही बात है। मुकदमा के जरिए गजल के, नहीं। शायरी के जरिए जिंदगी के, नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 168, हमारी बातें ही बातें हैं सर सैयद काम करता था डॉट डॉट न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में, कहे जो चाहे कोई मैं तो ये कहता हूँ ए अकबर डॉट डॉट खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। इस कते में अकबर इलाहाबादी ने किसको खराज तहसीन पेश किया है। तो खराज तहसीन सर सैयद अहमद खान को पेश किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 169 है मुसद्दस हाली के बाद हाली की कौन सी नज्म को ज्यादा शोहरत व मकबूलियत मिली है। मुनाजाते बेवा को बहुत ज्यादा शोहरत व मकबूलियत मिली है मुसद्दस हाली के बाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 है कि शिबली ने अपनी किस नज्म के जरिए पुरानी शायरी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने पुरानी शायरी का मजाक सुबह उम्मीद के जरिए से उड़ाया है। जहां तक रही बात रिफाहे आम के बारे में, पता नहीं चल सका कि उनकी नज्म है या कैसी नज्म है। अगर आपको तो जरूर कमेंट कीजिए कैसी नज्म है, हम भी देखना चाहेंगे। बहरहाल ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 171 है कि मसनवी मीना सतवंती के तख्लीककार कौन है। मुल्ला गव्वासी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 172 है फारसी शायर ज़ुहूरी किसके दौर में हिंदुस्तान आया था, जिसका नाम नूरुद्दीन है। 172 का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो याद रखिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नूरुद्दीन मोहम्मद ज़ुहूरी फारसी के मशहूर शायर थे। 1580 ईस्वी में दक्कन का उन्होंने सफर किया था शिराज से। वहां उस वक्त बादशाह थे इब्राहिम अली आदिल शाह सानी और उसी के दौर में आप हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 173 है कि दरवाजे खोल दो के तख्लीककार कौन है। मशहूर है कृष्णचंद्र हैं, इस पर हमने जो है बात की हुई भी है। सवाल नंबर 174 है संगो खिश्त किस मजमून निगार के तंज़ीह व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। कन्हैया लाल कपूर का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 174 का सही जवाब आपको पता चल गया है। उसके बाद 75 देखते हैं। सवाल नंबर 75 में पूछा जा रहा है कि जब सुबह होती है किसकी लिखी हुई रुपुरताज है। तो 175 का सही जवाब है कृष्णचंद्र। ये 1950 में आपने रुपुरताज लिखा है। सवाल नंबर 176 है फिक्र तौनसवी की रुपुरताज छठा दरिया किस मौजू पर लिखी गई है। सवाल नंबर 176 का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले समझ लीजिए। ये फिक्र तौनसवी की
पहली नसरी तसनीफ है। हालांकि आप नज्म निगार थे जो फसादात पर एक दर्दनाक डायरी की हैसियत रखती है, और आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है फसादात, और इसी पर दर्दनाक हैसियत जो रख रही उसी के बारे में लिखा है आपने। और 1948 ईस्वी में ये रिपोर्टाज आपकी पब्लिश हुई है। सवाल नंबर 177 है कि मुसाफिर की डायरी किस मुसन्निफ के गैर मुल्की सफर की रुदाद है। मुसाफिर की डायरी पूछा जा रहा है, तो 177 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा अहमद अब्बास इसके मुसन्निफ हैं। गैर मुल्की सफर की रुदाद इसमें पेश किया है। रुदाद इस किस्म का है कि ये किताब बज़ाहिर आपको एक सफरनामा जरूर है, लेकिन इल्म का खजाना इस किताब में। किताब को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब इनकी इशात 1940 ईस्वी में हुई है। बम्बई से शंघाई तक की दास्तान पहले है, फिर उसके बाद जापान का मुअम्मा हल करने की सही की है। उसके बाद इस किताब में यूरोप की बातें हैं। 20 दिन में 7 मुल्क का सफरी जायजा पेश किया। आखिर में हिंदुस्तान लौटने का मंजर भी है। तो याद रखिएगा 20 दिन में 7 मुल्कों का सफर किस किताब में पेश किया है, मुसाफिर की डायरी में, और ये ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब है। सवाल नंबर 178 है, इस्मत चौथाई के नॉवेल की निशानदेही कीजिए। नॉवेल उनका टेढ़ी लकीर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 179 है कि ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है, तो गुलजार नसीम का किरदार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन है, पुरशकोह अल्फाज के किसी अमीर या रईस के शान में लिखी जाने वाली नज्म कौन सी है, तो कसीदा पुरशकोह अल्फाज होते हैं कसीदा में, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 181 है कि तशबीब और गुरेज किस सिन्फ़े सुखन के अज्जा हैं, वो भी कसीदा के हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 182 है कि मरसिया डॉट डॉट हैत में ज्यादा लिखा गया है, किस हैत में, मुसद्दस की हैत में, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 183 है, झैल में कौन मरसिया के अलावा रुबाई में भी मशहूर है, कौन है ऐसे, तो रुबाई में भी मरसिया के अलावा तो वो मीर अनीस है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 184 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया में कौन सा जुज अहम माना जाता है, मरसिया में, तो बेन जो है सबसे अहम माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 185 है, नॉवेल आग का दरिया के किरदार की निशानदेही कीजिए। तो 185 का किरदार आपको बता दें कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको हर एक को जानना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बार बार इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये आप देख रहे हैं घेसु है, माधो है, हरिशंकर है, इनमें से कोई भी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, नॉवेल आग का दरिया के किरदार की निशानदेही करने को, कुर्रतुल आइन हैदर का नॉवेल है ये आग का दरिया, और बेहतरीन नॉवेलों में इसका शुमार है। 1957 में इस नॉवेल को आपने लिखना शुरू किया था, 2 साल के बाद 1959 में इसकी इशाअत हो गई थी। इसमें बहुत सारी बातें और भी जो न बयान करने की हैं यहाँ पर छोड़ी जा रही हैं। और अगर देखिए तो इसका किरदार हरिशंकर है और बहुत इम्पोर्टेंट किरदार इसका। इसी किरदार में चंपक वगैरह भी है, इसमें कमाल है, गौतम है। इसी तरह से चंपक का नाम भी तब्दील होता है अलग अलग हैतों में, कभी चंपा अहमद हो जाता है उनका नाम, कभी उनका नाम जो है चंपा जान हो जाता है। बहरहाल इसी तरह से इसमें है निर्मला है, तलात है और आमिर रजा है। ये सारे के सारे इसके अहम किरदार। 101 अबवाब पर ये मुश्तमिल है, और फारूकी के मुताबिक 30% ये शायरी और 70% ही इसमें यानी फीसदी ही इसमें नस्र है। इस तरह से अब देखिए तो ये सब किरदार थे। और घेसु और माधो की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों किरदार अफसाना कफन का है, जो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। तो बहरहाल सवाल नंबर 186 की तरफ बढ़ते हैं। 186 में है कि मीर ज़मीर किस सिन्फ़े सुखन में मशहूर है। मीर ज़मीर ये मरसिया में मशहूर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब उसके बाद सवाल नंबर 187 है, इसमें लिखा है कि दास्तान बागो बहार में फारस मुल्क की सैर कौन दुर्वेश करता है। फारस मुल्क की सैर कौन दुर्वेश करता है,
تو یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، یہ یاد بھی رکھنا چاہیے آپ کو، اس میں کئی طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ 1802 میں پہلی بار یہ کتاب شائع ہوئی ہے قصہ چہار درویش کے نام سے۔ 1803 میں اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا، جبکہ یہ کلکتہ چھاپا خانے سے شائع ہوئی۔ تو بہرحال پہلا درویش جو یمن کے ملک التجار کا بیٹا ہے، دمشق روانہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، حاتم طائی کی یہ پیروی کرتا ہے، بصرہ روانہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہے تیسرا ملک عجم کا شہزادہ ہے یہ۔ چوتھا ہے چین کے بادشاہ کا ولی عہد مبارک نامی حبشی غلام پر یہ فدا ہوتا ہے، ہندوستان کا سفر کرتا ہے۔ بہرحال یہ الگ الگ جگہ جاتا ہے۔ تو دوسرا درویش کا قصہ ختم ہوتا ہے، پھر آزاد بخت، پھر ایک قصہ خواجہ سرپرست کا کہنا شروع کرتا ہے وہ، اس کے بعد پھر تیسرا، پھر چوتھا قصہ ہے۔ الغرض کے اس میں 5 قصے ہیں، لیکن فارس کا سفر دوسرا شہزادہ کرتا ہے۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 188 کے گنج العرش و بحر المعانی کے طور پر ملا وجیح نے کس تصنیف میں دعویٰ کیا ہے؟ تو یہاں پر ایک کتاب ہے جو ملا غواسی کی ہے، اور وہ آپشن ڈی میں ہے، مینا ستونتی۔ اس کے علاوہ دیکھ لیجئے سبرس ہے، قطب مشتری ہے، یہ ان کی کتاب ہے، ایک نثری تصنیف ہے، ایک مثنوی ہے، جبکہ تاج الحقائق کے بارے میں بھی نئی تحقیق میں یہ کہا گیا کہ یہ ملا وجیح کا ہی ہے۔ تو بہرحال ابھی اس پر تحقیقات اور بھی جاری ہی ہیں، تب تک کے لیے آپ مانیے کہ انہیں کی یہ کتاب ہے۔ تو یہ چیزیں گنج العرش و بحر المعانی اور وحی الہام بھی وجیح نے سبرس میں کہا ہے، یا سبرس میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وجیح ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ محمد قلی قطب شاہ کے تخت نشین ہونے کے بعد ہی ان کے دربار میں آپ باریاب ہوئے ہیں، ان کے درباری شاعر ہو گئے ہیں۔ اپنی قابلیت و علمیت کے سبب ہی ملک الشعراء کا درجہ پایا ہے، اپنے ملک الشعرائی کے خطاب سے ملقب ہوئے ہیں، خطاب سے آپ کو جانا گیا ہے۔ محمد قطب شاہ اس نے شعر و شاعری پر توجہ نہیں کی، اور وہ عبادات الہی میں مصروف ہے، اور یعنی نیکی کی طرف آپ زیادہ متوجہ ہوئے، تو اس زمانے میں وجیح ایک کنارے پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ قطب شاہ نے حکومت کے زمام کو سنبھالا، حکومت اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا، تو وجیح کو پھر عز و شرف سے انہوں نے نوازا ہے۔ یعنی اب غور کیجئے تو 5 بادشاہوں کے دور آپ نے دیکھے ہیں۔ بہت زبردست شاعری کی سبرس نثری کارنامہ ہے، جبکہ اس میں اس کتاب میں اخلاقیات اور جو تصوف کے مسائل ہیں ان کو قصے کی صورت میں بحسن و خوبی آپ نے پیش کیا ہے۔ قطب مشتری اردو ادبیات میں ایک اہم مثنوی ہے، اور یہ مثنوی آپ جان رہے ہیں کہ 1609 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ صرف 20 دن میں اس مثنوی کو آپ نے تحریر کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے 20 دن کی بات اس سے پہلے بھی آئی، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 189 کہ یورپی شاعر گوئٹے کی سلام مغرب کا جواب علامہ اقبال نے کس تصنیف کے ذریعے دیا ہے؟ پیام مشرق کے ذریعے سے۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 190 ہے، اور بہت اہم کوشچن ہے کہ قرۃ العین حیدر کے سفر نامے کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے دنیا میرے آگے ہے، سب سے پہلے تو دنیا میرے آگے 2 لوگوں کی کتاب ہے۔ ایک تو یہ کہ جمیل الدین عالی جو ادیب بھی ہیں، اسی طرح سے ایک لیٹسٹ کے جو ابھی زندہ بھی ہیں مفتی تقی عثمانی، ان کی بھی کتاب کا سفر نامے کا نام ہے دنیا میرے آگے۔ اس کے بعد ہے دیکھیے دوسرے نمبر پر جہان دیگر، یہی ہے قرۃ العین حیدر کا سفر نامہ۔ اس سفر نامے میں ہر ملنے والوں کی خاکہ نویسی کی گئی ہے۔ یہ ان کے امریکہ کے سفر پر مبنی ہے، وہاں پر جب گئے تھے تو انہی کے حالات لکھے ہیں اس میں تقریباً 10 مضامین شامل ہیں، یا اس میں 17 مضامین شامل ہیں جہان دیگر میں۔ اس کے بعد ہے ایک سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں، یہ مستنصر حسین تاڑر کا ہے جو 1987 میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے سفر آشنا
1982 میں منظر عام پر آیا اور یہ گوپی چند نارنگ کا مختصر ترین افسانہ ہے۔ یہ 5 حصوں میں مشتمل ہے، یا کہ یہ 5 ذیلی حصوں میں اس کو بانٹا ہے۔ سرخیوں میں بیان کیا ہے، مغربی ممالک کے سفر کے احوال اس میں بیان ہوئے ہیں، اور کون کون سے؟ جرمنی، واشنگٹن، کینیڈا، اسی طرح سے آپ گئے ہوئے تھے لندن وغیرہ، ان ملکوں کے حالات سفر آشنا میں گوپی چند نارنگ نے بیان کیے ہیں۔ امید کہ جتنی چیزیں اس پر ہم نے ڈیٹیل سے بحث کی ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی۔ چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔